हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और जिसमें हम पूरे आज 125 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे अंत तक। आप लोगों ने ये कहा था, कल बच्चे ने कमेंट भी किया था कि मैम 125 क्वेश्चन पूरे करा दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि एक बार में 125 क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। हाँ, लेकिन मैं आगे से ट्राई करूँगी कि आपके 125 क्वेश्चंस को 2 पार्ट में कराऊँ। तो आज मैं 41 से स्टार्ट करूँगी और आपके क्वेश्चंस की संख्या 125 पूरी होगी, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करते हैं। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि आपकी लाइक्स, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों के पास भी मेरी वीडियोज़ पहुँच पाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। तो पहला प्रश्न है हमारा, यह दो चरों के बीच संबंध का मापन करता है। एक्स स्क्वायर, मीडियन, सहसंबंध और मोड। तो ये यहाँ पर आपका दो चरों के बीच संबंध को, जो संबंध की बात हो रही है सहसंबंध, तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर सी करेक्ट होता है कि सहसंबंध दो चरों के बीच संबंध का मापन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। जूट, क्युप्रामोनियम, गांजा, कॉयर। ठीक है, गांजा कभी आ जाए तो आप इसको हेम्प से याद रखे रहेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है जूट भी क्या है, हमारा प्राकृतिक रेशा है। गांजा, हेम्प भी प्राकृतिक रेशा है। कोयर भी प्राकृतिक रेशा है, नारियल वाला। और क्युप्रामोनियम जो है ये हमारा ये सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन बांझपन को रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। ए, डी, ई, के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होता है विटामिन ई। बांझपन को रोकने के लिए ये विटामिन होता है, उसको सौंदर्य विटामिन के भी नाम से जानते हैं। ए हम जानते हैं विज़न के लिए, नेत्र के लिए। डी हमारा बोन्स के लिए और के हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगला प्रश्न है, धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है। अतिसार, कैंसर, बुखार और डी। तो जो हमारा धूम्रपान है, हम सभी जानते हैं कि उससे क्या कैंसर के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कि मुंह, गाल, होठ, फेफड़े, गले, इन सभी किसी भी चीज़ों का कैंसर हो सकता है। यह पदार्थ सूक्ष्म रूप में मादक है। तंबाकू का धुआं फेफड़े, गले इत्यादि की श्लेष्मक जो झिल्ली होती है उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा, धागे की फिसलने में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान करते हैं। धागे की फिसलन में धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई, संरचना, खराब समाप्ति। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या हैं, ये धागे की फिसलन के लिए क्या होते हैं, इसमें फिसलन धागे में पैदा करते हैं। धागे की चिकनाई, अगर ज़्यादा चिकना है धागा, अगर धागे में ढीली बुनाई है तब भी वो खुल जाएगा। उसकी फिनिशिंग अगर लास्ट में अच्छी नहीं है तब भी वो खुल जाएगा। इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है। PER केमिकल स्कोर, NPU और BMR। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है हमारा आंसर नंबर सी। ठीक है, तो प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में कौन बताता है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है। यह मानव पोषण प्रयोजनों के लिए प्रोटीन गुणवत्ता के उपाय के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर NPU का फुल फॉर्म भी जान लें आप, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, और ये क्या है, प्रोटीन की गुणवत्ता से संबंधित है, उसको बताता है। शोध डिजाइन में शोधकर्ता दो चरों के बीच में संबंध ज्ञात करने हेतु परिकल्पना का सत्यापन करते हैं। कौन सी परिकल्पना है जिसका कि सत्यापन किया जाता है। तो ये आपका है डायग्नोस्टिक और एक्सप्लोरेटरी, प्रयोगात्मक और वर्णनात्मक। तो ठीक है, तो यहाँ पर जब किसी चीज़ की सत्यापन करने, सिद्ध करने की बात आती है तो हम ध्यान देंगे कि इसमें क्या हो जाता है, हमारा प्रयोगात्मक डिज़ाइन हो जाती है। जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, कोलोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिल्स, लैक्टोबैसिलस और साल्मोनेला। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ये लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु हैं, इसी के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। मानव निर्मित तंतुओं में चमक घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है।
तो मानव निर्मित तंतुओं में जमा घटाने के लिए ट्राइक्लोरोबेंजीन क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। मेयोनीज बनाने के लिए किसे इमल्सिफायर के रूप में बनाया, तो जो मेयोनीज जो चटनी होती है ना, हम लोग आजकल क्या हर किसी प्रकार का रोल होता है, इन सारी चीज़ों में क्या मेयोनीज का हम लोग प्रयोग करते हैं, बनाते हैं और टेस्टी सी लगती है। उसमें किसका प्रयोग किया बनाने के लिए इमल्सिफायर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, लेसिथिन का प्रयोग किया जाता है। और लेसिथिन कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपके एग से प्राप्त होता है, उसके येलो पार्ट से। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले कीड़ों। अच्छा, स्टार्च को शर्करा में क्या चीज़ बदलेगी, लाइपेज, रेनिन, टाइलिन, पेप्सिन। आप ध्यान देंगे, स्टार्च की बात करते हैं तो मुंह में ही इसका पाचन शुरू होता है और मुंह में क्या पाई जाती है, टाइलिन। ठीक, तो टाइलिन क्या है, स्टार्च को शर्करा में बदलने के लिए एंजाइम है। पारिवारिक बजट बनाने से क्या होता है, खर्चों में कटौती हो जाती है, आमदनी का सही उपयोग होता है, परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। खर्चों में कटौती होती है, जो व्यर्थ के खर्चे हैं, आमदनी का सही उपयोग होता है और परिवार के सदस्यों को सबको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है, काउंट, धागे की काउंट की जब भी तो लंबाई, उत्कृष्टता, चौड़ाई और उपयुक्तता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है जो आपका है उत्कृष्टता। मतलब उत्कृष्टता का इंग्लिश में की तरफ जब आप देखेंगे तो वहाँ देखेंगे वहाँ पे फाइननेस लिखा रहेगा। तो धागे की फाइननेस जितनी अच्छी होती है वो क्या होती है, उसके संख्यात्मक मूल्य, कपड़ा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, चमकदार और महीन, इस टाइप का कपड़ा तैयार होता है। शोध कार्य का प्रथम चरण क्या है, परिकल्पना का निर्माण, निष्कर्ष का चुनाव, आंकड़ों का विश्लेषण, शोध समस्या का चयन। तो आप जानेंगे कि शोध कार्य, जब भी हम कोई शोध कार्य करते हैं, रिसर्च जैसे अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्याओं का चयन करते हैं। शोध में क्या समस्या है उसी के हिसाब से तो हम लोग अपने उसको सॉल्व करेंगे। अगला है, किसी समस्या की का सोचा समझा आवेदित उत्तर, पहले से सोच लिया है। ए है परिकल्पना, बी है जवाब, सी है परीक्षा फल तथा डी है कटौती। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है ए। इसमें परिकल्पना जो है, जैसे हम पहले से ही किसी चीज़ के बारे में एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, वही क्या है, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले सोच समझ लेते हैं, जो पहले होने से पहले जो हम अपने दिमाग में ले आए वही क्या है, हमारी परिकल्पना है। केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व प्रयोग होता है, NaHCO3, NaCO3, NaOH, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, जो एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से या खाने वाले सोडा के नाम से जानते हैं। केक, पेस्ट्री, डबल रोटी आदि में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, जिससे कि CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है और उसके बीच में आप देखते होंगे छोटे छोटे केक्स के बीच में जो एयर बबल्स बनते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से उसमें क्या होता है, स्पेस हो जाता है और वो स्पॉन्जी हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, मालिश करवानी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 57 का आपका यहाँ ये सारी चीज़ें उसको करनी चाहिए और क्या ये ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, हाँ सही बात है, मालिश करवानी चाहिए, आराम करना चाहिए, ये सब सही है। सिर्फ यहाँ ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। उसको कैसा पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। अगला है, पॉलिएस्टर के बहुलकीकरण की डिग्री के बीच होती है। इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हर तंतु का अलग अलग है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है होम साइंस एग्जाम मास्टर के नाम से है, आज ही मैं अब और सारे भी तंतुओं का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डाल दूँगी कि कॉटन का कितना है, सिल्क का कितना है, वूल का कितना है, आप उसमें से देख लें। और हाँ, आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे सीधे होम साइंस एग्जाम मास्टर चैनल पर जाएँ और वहाँ पर अपना डाउट लिख दें और मैं कोशिश करूँगी। जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं फिर मैं रिप्लाई करती हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता ना कि आपने देखा कि नहीं देखा। तो आप मेरे जो पर्सनल मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप कोई भी मैसेज करना है आप उस पर ही मुझसे बातें करें। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर के नाम से है, उसको आप लोग ज्वाइन करें। और आज मैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हर तंतुओं का डाल दूँगी। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 115 से 140 के बीच होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन मतलब कि जब एक बहुत सारे मोनोमर्स मिल करके एक साथ इकट्ठा होते हैं और जिस
और जिस अंक पे वो इकट्ठा होते हैं वही उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है या बहुलकीकरण होता है। अगला प्रश्न है, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो और शरीर पर कम उपचरण तथा वसा मांसपेशियां हों तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो ये आपकी ऐसी स्थिति आपकी कहलाती है मैरास्मस की। ठीक, तो यहाँ पर आपका सूखा रोग, ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है सूखा रोग, यही क्या है? मैरास्मस है। तो बहुत धीरे धीरे और कम उपचर्म होता है, वसा और मांसपेशियाँ होती हैं। ऐसी स्थिति मतलब ये जो स्थिति मतलब एकदम बच्चा ढांचे की तरह हो जाता है, वो क्या है? मैरास्मस। इससे पहले भी मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन शेयर कर मैरास्मस बता चुकी हूँ। आंकड़ों जिनका संग्रह आमने सामने बैठकर या टेलीफोन पर व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे आंकड़ों जिनका संग्रह आमने सामने बैठकर या टेलीफोन पर व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसको क्या? जब भी हम आमने सामने की बात करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि वो हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, जिसमें दोनों इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला आमने सामने बैठा हुआ होता है, तो वो क्या है? हमारा साक्षात्कार के अंतर्गत आया जाता है। फील्ड में किया गया प्रयोग, उपयोग सभी, ये सब नहीं होगा। ठीक है, खिड़की के सबसे निचले हिस्से को कहते हैं स्टाइल, होम, सिल, पैनल। तो जो खिड़की का सबसे निचला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिल कहते हैं। यह खिड़की का मुख्य क्षैतिज भाग होता है जो फ्रेम के नीचे बनाते हैं और हिंदी रूपांतरण इसका देहली भी है। और खिड़की में के अन्य भाग हैं जैसे ढांचा, फ्रेम हो गया, सिर मतलब हेड हो गया, और खंभे मतलब जैम्स हो गए, और सिल मतलब देहली हो गया। तो इसको आप नोट कर लें, ढांचा, फ्रेम, सिर, हेड, खंभे, जैम्स JAMBS, और सिर क्या हो गया? देहली हो गया। तो जो यहाँ पे सिल है ये इसको देहली के नाम से भी आएगा, तो भी वही, तो डेहरी जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, तो वो डेहरी के नाम से, देहली से डेहरी आप याद रखें। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाता है। प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है। अच्छा, दोनों की कमी से क्या हो जाएगा? क्वाशेयर होगा कि मैरास्मस? तो उसकी दोनों की कमी से जो आपका ये होता है उससे क्या होता है? मैरास्मस रोग हो जाता है। अगर सिर्फ प्रोटीन पूछता तो क्वाशेयर। आंसर नंबर बी करेक्ट होता है। 63, वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ा मोती की तरह बन जाता है तो वो कौन सा वस्त्र है? तो जब हम दहन परीक्षण की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दहन परीक्षण जब होता है तब ऐसा होता है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी है। रेशम का धागा भी ऊन की तरह धीरे धीरे जलता है, परंतु धागा जलने के पीछे की ओर नहीं मुड़ता। जलने पर पीले रंग की लौ निकलती है। लौ से हटा लेने पर यह स्वतः ही बुझ जाता है। जिसके जलने पर बाल या पंख जैसी गंध आती है। इसकी राख काली, गोलाकार, फुरफुरी, दानेदार एवं कुरकुरी सी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रेशम यहाँ पर करेक्ट होता है। पकाने की उस तकनीकी का नाम बताएं जो खाद्य पदार्थ को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, खाना पकाने की वह तकनीक जो खाद्य पदार्थ को बेक करने के लिए बेकिंग करते हैं, जिससे ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, हॉट फैट और सिमरिंग। तो इन चारों ऑप्शन में आपका जो सबसे ड्राई हीट, सूखी हीट दी जाती है ना, बेकिंग में क्या होता है? भट्टी में डालते हैं खाने को। यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो क्या होगा? तो ऊन को अगर हम क्षारयुक्त साबुन से धोएंगे तो चमकीला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा कि कड़ा हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा। इसीलिए तो हम लोग ईजी में धोते हैं। समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है? समाहारी परिचालन व्यवस्था, औपचारिक परिचालन व्यवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था और परिचालन अवस्था में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आपका होता है औपचारिक परिचालन अवस्था। ठीक है, तो ये समझदारी और तर्क शक्ति का जब विकास होता है, जब बच्चे तर्क करने लगते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो वो औपचारिक परिचालन अवस्था, और ये 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। ओके, अगला प्रश्न है अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड, मतलब कि जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में पूछ रहा है। तो आर्जिनिन, ल्यूसिन, एलामीन और वेलिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है कि अमीनो अम्ल प्रोटीन जल अपघटक के बाद वह अपने सबसे सरलतम रूप अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। इसे अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आर्जिनिन एक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो यहाँ पर हमारा अर्ध आवश्यक, ठीक है, तो यहाँ पर 67 क्या हो जाता है? आर्जिनिन। कल मैंने एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको बताए थे, तो आज आप जान लें कि ये आपके सेमी एसेंशियल
में आर्जिनिन हो गया, और जिसके बाद जितने सारे बचेंगे वो आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है और आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 60 to 70%। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है, उपयुक्त सभी। ये सब तो हम लोग जानते हैं, उपयुक्त सभी। ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? ग्राम, केल्विन, जूल और वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा के माप की इकाई क्या है? केल्विन ही है भाई। ये क्वेश्चन कई बार आया है, कहीं जूल दिखा, कहीं केल्विन दिखा, लेकिन मैंने देखा ज़्यादातर जगह केल्विन ही करेक्ट आंसर है। तो जूल और केल्विन अगर साथ में आ जाता है तो आप केल्विन पर ही टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होता है। 1 कैलोरी है जल में 1 ग्राम तापमान पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर। और फिर उसके बाद अगला है, कहाँ गया? एक पोषक तो बिल्कुल नहीं। आहार विशेषज्ञ द्वारा एक भोजन विशेषज्ञ की वसा की मात्रा की व्याख्या करने के लिए आविष्कृत एक बिंदु प्रणाली। नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। और शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा, कैलोरी को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता जिससे शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न करती है। एनर्जी की बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। यही क्या है? ऊर्जा की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, पूर्व स्कूली बालकों के लिए प्रवेश परीक्षा, पाठ्यपुस्तक एवं गृह कार्यों पर प्रतिबंध की संस्तुति करने की संस्तुति दी गई। किसने संस्तुति ये दी? कोठारी कमीशन और यशपाल समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, और एबॉट वुड ने। ठीक है, तो ये पूर्व स्कूली बालकों के लिए प्रवेश परीक्षा, पाठ्य पुस्तकों एवं गृह कार्य को प्रतिबंधित करने की संस्तुति किसने दी है? यशपाल महोदय ने दी है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं के रोग से बचाने के लिए कल्याण करने के लिए बनाई गई है? यूनिसेफ, केयर, रेड क्रॉस सोसाइटी तथा ये सभी। तो यूनाइटेड नेशंस, ये जो आपका यूनिसेफ है। ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो आप इसी से इसको पकड़ लेंगे ना। तो ये आपका यूनिसेफ है, और ये इनके लिए, और यूनिसेफ की स्थापना अक्सर ही पूछ लेता है, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई। और केयर की अगर बात करता है तो केयर भारत में कब आया? 1950 में आया। ठीक है, और यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा कहाँ 1946 में की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी की भी मैं डेट आपको बता दूंगी। रेशे या वस्त्र की खुरदुरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता क्या कहलाती है? रगड़ या घिसावट, सिंपल सा क्वेश्चन को आप पकड़ना सीखें। दृढ़ता, घर्षण, जो आपका रेसिस्टेंस है एक तरह से जो घिसने का, वो क्या है? तो वहाँ पर आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। 74 है आपका 75 की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज तथा वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। क्रोमियम, सिल्वर, फ्लोरिस, कोबाल्ट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर ए, आपका क्रोमियम। ठीक, तो क्रोमियम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पशुओं एवं मानवों के ऊतकों में पाया जाता है। अभी हाल में हुए शोधों से ज्ञात हुआ है कि क्रोमियम इंसुलिन हार्मोन का होता है। ठीक है, क्रोमियम कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रत्येक कोशिका तक ग्लूकोज पहुंचाने का काम करता है। क्रोमियम की वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? क्रोमियम। तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है। ताप का सुचालक कौन है? रेशम है, ऊन है, नायलॉन है और कपास है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है? ताप का अच्छा सुचालक कौन है? तो वो क्या है? हमारे जो ऊन है।
ऑप्शन नंबर डी है। ये आपका कपास। कॉटन की बात करें तो सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, जिसमें गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती है बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। सूती वस्त्रों को भी कृत्रिम विधि द्वारा रोएं उठाकर गर्म वस्त्र बनाने की चेष्टा की। फ्लानेल का वस्त्र उस चेष्टा का परिणाम है। जो फ्लैनेल ग्राफ होता है जिसमें छोटे छोटे रुए बने रहते हैं, वो कपास के वस्त्र पे ही गर्मी लाने के लिए ये परिचर्या की जाती है। कॉर्न मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है और यह अच्छा साधन है किसका? एस्कॉर्बिक एसिड का, एस्पार्टिक एसिड का, लिनोलिक एसिड का या लैक्टिक एसिड का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर कॉर्न या मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध लिनोलेनिक अम्ल के कारण होती है। जब भूना जाता है मक्का ना, जैसे हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं तो उस टाइम जो उसमें से स्मेल आती है वो लिनोलेनिक एसिड के कारण आती है, लिनोलेनिक एसिड के कारण आती है। अगला है नवोदय विद्यालयों का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसको शिक्षित करना है? ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को, शहरी छात्रों को, बालिकाएं छात्रों, पिछड़े हुए छात्रों को। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को, जो गांव के हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है। पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, जन सामान्य की कलाओं पर, जन सामान्य के साहित्य पर, उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। अगला प्रश्न है, उबालना जो पानी में डुबोकर खाना पकाने की एक विधि है, उसको मतलब कितने उस पर बॉयल होता है? तो ये हम सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है। किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? कपास में, लिनन में, ऊन में या सिल्क में? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है ऊन में। और लॉफ्ट भी किस में? अगर लॉफ्ट की बात आ जाती है तो वो भी किस में पाया जाता है? ऊन में पाया जाता है। अनुसंधान के चरणों को सही क्रम में लगाएं। इसको आप सही क्रम में लगा दें। मैं इसका करेक्ट आंसर बता दे रही हूँ कि ये है आपका अनुसंधान के चरणों में। सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, सबसे पहले उद्देश्य हमारे पास होना चाहिए, फिर उसके बाद जो भी साहित्य उपलब्ध है उनकी समीक्षा करें। समीक्षा करने के बाद उसकी कार्य प्रणाली, चौथा तो पहला, सबसे पहले दूसरा, पहला और चौथा, अगर हम पकड़ते हैं दूसरा, पहला और चौथा, इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। लेकिन आप देख लें, सबसे पहले उद्देश्य, फिर साहित्य की समीक्षा करेंगे, फिर कार्यप्रणाली निर्माण करेंगे, ठीक, फिर उसके बाद हम करते हैं तर्क करेंगे उस पर, तर्क करने के बाद फिर उसकी व्याख्या करेंगे और सबसे लास्ट में परिणाम आएगा। अगला प्रश्न है, भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र होता है? भोजन में ऊर्जा, ठीक है, सबसे सांद्र स्रोत क्या है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोज है, खनिज लवण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है, कार्बोज। भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत क्या है? कार्बोज है। ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कार्बोज है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है और एक साधारण व्यक्ति के भोजन में कितना 55 से लेकर 65% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। उच्च आर्थिक वर्ग के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा 40% कार्बोज से ही प्राप्त करते हैं। ये सब अलग बात है। फिर अगला प्रश्न पे हम सब जाते हैं। 84 पद विश्लेषण उपागम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? पद विश्लेषण उपागम, ठीक है। तो पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग लिकर्ट प्रकार के पैमाने के निर्माण में किया जाता है। कौन सा निर्माण? लिकर्ट प्रकार के पैमाने के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषित होने का मुख्य कारण? जनसंख्या, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज, उपयुक्त तीनों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका पर्यावरण प्रदूषित होने, ये सारी चीज़ें उसका कारक हैं, ठीक। फिर ये असर्शन रीज़न का एक क्वेश्चन है। तो असर्शन रीज़न में है कि खींचे हुए कपड़े को सिलने के लिए लॉक स्टिच उपयुक्त है। लॉक स्टिच कपड़े के खिंचाव के साथ खींच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, मतलब कि ए और आर दोनों गलत है। मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है, जबकि बालक की आयु कितने वर्ष की होती है? जब अपने वो 90% का विकास कर लेता है। तो ये जो प्रश्न है आपका
यहाँ पर 6 वर्ष की आयु में, जब बालक की आयु 6 वर्ष होती है तब मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुँच जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है। कौन सा है हमारा? एक आवश्यक वसीय अम्ल, मतलब जो आपका एसेंशियल फैटी एसिड है वो क्या है? आर्जिनिन है, सेफलिन है, सेरेब्रोसाइटिस है, स्टेरॉल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर ए। आर्जिनिन एक आवश्यक वसीय अम्ल है जिसमें बिना शरीर की वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। आवश्यक जो हमारे वसीय अम्ल हैं वो कौन कौन से? हिस्टिडीन, ल्यूसिन, एक मिनट, आवश्यक अमीनो अम्ल की बात मैं बता रही थी। तो यहाँ पे आवश्यक जो यहाँ पर वसीय अम्ल है वो आर्जिनिन है। कालीन की सफाई करनी चाहिए कड़े ब्रश से, मोटे ब्रश से, नर्म ब्रश से या फूल झाड़ू से। तो यहाँ पर 89 का आपका आंसर नंबर सी करेक्ट होता है। नर्म ब्रश से सफाई करनी चाहिए। फोलिक एसिड की कमी से होने वाले अनीमिया को कहते हैं। जो फोलिक एसिड से होने वाली कमी के जो अनीमिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेगाब्लास्टिक अनीमिया के नाम से जानते हैं। पर्नीशियस अनीमिया यह हमारा विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। और माइक्रोसिटिक अनीमिया और हाइपोक्रोमैटिक अनीमिया ये सब आपका आयरन की डिफिशियंसी से होने वाले अनीमिया हैं। और डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार किसके द्वारा होता है? डिओडेनम, ठीक है। बड़ी आंत में हमारे वहाँ की बात यहाँ पे हो रही है। तो डिओडेनम में कैल्शियम का अवशोषण का प्रसार विटामिन डी के द्वारा होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, ठीक। दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 40% और 5 से 10%। तो यहाँ पे दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है 20 से 25%। NCPCR एक स्वायत्त संस्था है जो प्रतीक है, किस चीज़ की प्रतीक है NCPCR? तो वो प्रतीक है यहाँ पर हम एक मिनट, पूर्वशाली केंद्र पालनाघर एवं शोध के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पूर्वशाला केंद्र एवं पालना घर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हमारा एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं। तो ये वसा युक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ आहार और प्रोटीन युक्त आहार। तो ऑप्शन नंबर बी ये क्या है? संतुलित आहार। जो हमारी बैलेंस डाइट होगी उसमें सारी चीज़ें शामिल होंगी। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण हमारे मुख व आमाशय के उपरांत जब हम खाते हैं उसको, तो ये कहाँ होता है? ये हमारे क्षुद्राक्ष में जाता है और इस छोटी आंत में सबसे ज़्यादा इसका श्वसन होता है। ये प्रश्न है आपका, ऊन की माट की विशेषता को कहा जाता है शियरिंग, फेल्टिंग, कोहेसिवनेस या क्रिम्प। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है फेल्टिंग। फेल्टिंग क्या होता है? माट की विशेषता जो ऊन की है, फेल्टिंग मतलब जमाना है, जमा करके क्या वस्त्रों का निर्माण किया जाता है जिसमें क्या वीविंग नहीं की जाती है। इसमें कोर्स वूल्स का प्रयोग किया जाता है, जो रफ वूल्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है और इसको कॉटन के साथ ब्लेंडिंग करके भी फेल्टिंग वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। और अगला प्रश्न है हमारा, खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु, जो कि उन वस्त्रों को जिनको खिलाड़ी पहनते हैं, तो उसमें स्पैंडेक्स, कांच युक्त, धातु युक्त, कार्बन युक्त। तो क्या कांच युक्त, धातु युक्त और कार्बन युक्त वस्त्र होंगे? नहीं, स्पैंडेक्स के वस्त्र जो जिनके अंदर की क्या खिंचाव होता है और बॉडी को फिट हो जाते हैं और स्वेटिंग भी उनमें बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को, ब्राउन शीट मतलब वही आपका ब्राउन पेपर है, पैटर्न काटने को क्या कहते हैं? ड्रेपिंग कहते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, पेपर पैटर्न करते हैं या डार्ट मैनिपुलेशन कहते हैं। और इसमें आपका ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्राउन शीट, तो इसका मतलब पेपर पैटर्न पर निशान लगा करके और फिर उसके बाद उसको काट करके हम क्या एक पेपर पैटर्न तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद जिस कपड़े पर हमें उस तरह का वस्त्र बनाना होता है उसको उसी के ऊपर रख करके कटिंग कर ली जाती है। तो ये हमारा एक तरह से
खाके के रूप में होता है, जो कि अलग अलग पेपर या अलग अलग मतलब वस्त्रों के निर्माण के लिए होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? औपचारिक शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा, सामूहिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक, अनौपचारिक कौन सी है? विद्यालय की बाहर की शिक्षा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो आपकी ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना ये आपकी कौन सी चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं? तो ये आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। मैंने बताया था एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय। यौन शिक्षा का ज्ञान, घर पर प्रसव होना, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रचार, प्रशिक्षित दाइयों का होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार। ठीक है, ये इसी से क्या होगा? बाल मृत्यु दर कम होएगी। फिर समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बता पाने वाले समस्या वाले बच्चे को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? बाह्यकारी समस्याएं, अंतकारी समस्याएं, सामान्य वृद्धि, सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है सामान्य वृद्धि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, समूह के साथ अनन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को अंतकारी समस्याएं कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो कौन सी समस्याएं हैं जो कि वो उनके अंदर निहित होती है। आवश्यकता समस्या वाले बालक को क्या कहते हैं? सामान्य वृद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मस्तिष्क के लिए आपकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रोटीन। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। ठीक, ये क्या है? मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दूध में मिलावट की जाती है आर्मी जोन तेल की, चाक खड़िया पाउडर की, स्टार्च माड़ की या टेल्कम पाउडर की। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि दूध में जो मिलाया जाता है, एडल्ट्रेशन मिलावट की जाती है, किसकी? स्टार्च या माड़ की मिलावट की जाती है। बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत हमारी 1970-71 में हुई है और यह 3 से 6 वर्ष के बालकों को कुपोषण से बचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संकेतीकृत सामग्री को 2 या 2 से अधिक वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? विश्लेषण, सारणीयन, वर्गीकरण, फिर उसके बाद संकेतीकरण। तो उसमें उसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण। अलग अलग वर्गों में हमने व्यवस्थित कर लिया तो वो किसके अंतर्गत आता है? वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, गुड एवं हेट ने कहा कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत है, वो क्या है? वैज्ञानिक थ्योरी है, परिकल्पना है, उद्देश्य है और प्रश्नावली है। तो ये क्या है? गुड एवं हेट ने कहा कि अवधारणा है, हाइपोथेसिस मतलब एक कॉन्सेप्ट जो बना लेते हैं हम, उसके 2 तरह की हाइपोथेसिस जब हम देखेंगे, जब पढ़ेंगे, तो नल हाइपोथेसिस है और एक हमारी हाइपोथेसिस है, तो दोनों में से एक को हमको समझना होता है। ठीक है, तो वहाँ अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वो सही है गलत है, इसको देखते हैं कि सही है या गलत है, तो वहाँ पर क्या होता है? परिकल्पना होती है। फिर निम्न में से कौन सा मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है आपके मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। अगला कौन सा है? ये दोनों प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही सेक्स हार्मोन है। मनरेगा में कितने दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी होती है? तो सर्वविदित है कि मनरेगा की अगर बात होती है तो वहाँ पे 100 दिन के कार्य की गारंटी दी जाती है। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर थोड़ा सा मनरेगा की हम बात करें तो मनरेगा जो है ये क्या है? ग्रामीण लोग जो हैं उनको मतलब रोजगार 100 दिन के का रोजगार उनको मिलना ही मिलना है। अगला प्रश्न है अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड। अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड मतलब कि आपके वो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो
इसमें पूछा है ल्यूसिन, एलानिन, वेलिन, आर्जिनिन। तो अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड में जो रहेगा आपका जो एलानिन है वो क्या है, आपका अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड है। अगला है जठर रस किसे पचाता है, केवल वसा को, वसा और प्रोटीन दोनों को, और केवल प्रोटीन को, इनमें से कोई नहीं। तो जो जठर रस है जो हमारे वो कहाँ किसको पचाने का कार्य करता है, या प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। प्रोटीन का पाचन यहाँ पर जठर रस की सहायता से होता है। शोध क्या है, बार बार अन्वेषण करना, किसी समस्या का समाधान करना, वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञात करना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी आपका करें। बार बार रिसर्च है ना, तो बार बार अन्वेषण, किसी समस्या का हाँ समाधान करने के लिए ही रिसर्च किया जाता है, और वैज्ञानिक पद्धति की बात करेंगे तो ये बिल्कुल ही करेक्ट होता है। तो इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर निम्न में से स्वयं सहायता समूह की विशेषता कौन सी है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उद्यमता गतिविधि में संलग्न रहना, एकजुटता से कार्य करना, सूक्ष्म ऋण भागीदारी करना, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है, उपरोक्त सभी। सब कुछ उद्यमिता मतलब कि इंटरप्रेन्योरशिप की को बनाए रखना, एकजुटता, ठीक है, एक साथ काम करेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद सूक्ष्म ऋण भागीदारी, जो छोटे छोटे ऋण बैंक से लिए जाते हैं। प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होती है, प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 16% होती है। ट्राइसेम का उद्देश्य है कि स्थिति को में सुधार लाना, बेरोजगार व्यक्तियों के लिए, आदिवासियों के लिए, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए, या ग्रामीण युवकों के लिए। तो जो ट्राइसेम योजना है ये गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों के लिए है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होता है, आपका करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, और यहाँ ट्राइसम का अगर फुल फॉर्म मैं बता दूँ आपको, तो ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो घाव भरने के लिए विटामिन सी हीलिंग करता है बॉडी में ये, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर नंबर सी करेक्ट होता है कि विटामिन सी जो हमारा है वो घाव भरने के लिए आवश्यक है। और विटामिन सी कौन सा, पानी में घुलनशील है, ऊष्मा तथा सूर्य की किरणों से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। किससे होता है, ऊष्मा तथा सूर्य की किरणों से यह विटामिन नष्ट हो जाता है, और इस विटामिन से युक्त भोज्य पदार्थों को अधिक पकाने से भी इसकी काफ़ी मात्रा नष्ट होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नियल जीरोसिस सूखापन की एक रोग विषयक चिन्ह है, क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो यहाँ पर आपका आंसर होता है विटामिन डी, कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस, कॉर्निया जब सूख जाती है तो उसकी यहाँ पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर विटामिन विरोधी, एक मिनट, कार्नियल जीरोसिस सूखापन विटामिन की कमी का एक रोग विषयक चिन्ह है। इसे रिकेट्स विरोधी विटामिन डी भी कहते हैं। कार्य यह लंबे समय तक हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। कॉर्नियल नहीं है, यह कार्नियल जीरोसिस है। तो ये सूखापन से यहाँ पर आशय है। अगला है आपका 221, पाठ्यक्रम उपयोगी है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने हेतु, समय व शक्ति के उपयोग हेतु, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका शैक्षणिक उद्देश्यों, शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित, समय व शक्ति का उपयोग, सभी के लिए क्या होना चाहिए, हमारा कैरिकुलम होना चाहिए। धातुओं में विटामिन ए की मात्रा के रूप में परिकलित किया जा सकता है। धातुओं को विटामिन ए की मात्रा के रूप में परिकलित किया, किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो धातुओं को विटामिन ए की मात्रा रेटिनॉल इंटू 0.20 के रूप में परिकलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 0.25 लिखा है, तो यहाँ पर 0.20 होगा रेटिनॉल को,
यहाँ पर विटामिन ए की मात्रा के रूप में परिकलित किया जा सकता है। 20 वैज्ञानिक विधि एवं प्रक्रिया द्वारा शोध का उद्देश्य प्राप्त करना है। जो ये वैज्ञानिक विधि एवं प्रक्रिया द्वारा शोध क्यों, मतलब किस वजह से शोध किया जाता है, तो परिकल्पना का निर्धारण, शोध डिज़ाइन, शोध समस्या का निदान और बौद्धिक आनंद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, जब शोध तभी किया जाता है वैज्ञानिक विधि द्वारा जब हमें कोई समस्या होती है और उस समस्या को हम सॉल्व करने चलते हैं। तो शोध समस्या के निदान के लिए क्या किया जाता है, ये वैज्ञानिक विधि एवं प्रक्रिया के द्वारा शोध किया जाता है। PERT मतलब पार्ट, PERT क्या है, डिटरमिनिस्टिक मॉडल, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल और ट्रॉपिकल मॉडल और डिडक्टिव मॉडल। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी आपका करेक्ट होता है, ट्रॉपिकल मॉडल। ठीक है, और पर्ट क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ये जो हमारा जो ये वो है होम मैनेजमेंट है, जब हम उसमें वो पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तब उस टाइम ये पर्ट की बात होती है वहाँ पर। तो पर्ट क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। और जानते हैं ये क्या, मूल्यांकन की एक टेक्निक भी है। ठीक है, तो ये कौन सा मॉडल है, ये ट्रॉपिकल मॉडल है। तो आंसर नंबर सी क्या होता है आपका, करेक्ट हो जाता है। फिर 125 नंबर पे है, प्रसार शिक्षा है, क्या है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा या एग्रीकल्चर शिक्षा। तो ये कौन सी शिक्षा है आपकी, प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा हमारी है अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको ये प्रश्न करवाएं, ये आपके सारे आज आपके 125 प्रश्न ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। कल मैं नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी, और जिस बच्चे ने मुझसे कहा था मैडम एक साथ 125 करवाइए, तो बताइएगा कि कैसा लगा। अगर इतनी तेज़ी से कराना ठीक है तो मैं करा देती हूँ, 125 क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूँगी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं 75 करा करके कर दूँगी। ठीक है, तो 75 नहीं, मतलब 65 और इस तरह से करके मैं आपको करवा दूंगी। ओके, तो आप बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं, हाँ, और लाइक ज़रूर करें। ओके, तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ओके, बाय।